हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। तो साथियों, बिना देर किए हुए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग साथियों हॉब्स पर बात कर रहे थे और हॉब्स का हम लोगों ने जीवन परिचय देखा और हॉब्स के हम लोगों ने प्राकृतिक अवस्था और मानव स्वभाव पर विचार देखा। आज की जो क्लास होगी हमारी वो हॉब्स का सामाजिक समझौता क्या था और राज्य या नागरिक समाज पर क्या विचार था, व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध क्या था, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हॉब्स का चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा साथियों। ठीक है भाई। तो हॉब्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी कथन हैं, हम लोग आपको लिखवा देंगे। बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं और आगे भी जो भी संभावित प्रश्न होंगे हम उनकी श्रृंखला को लेकर के आते रहेंगे साथियों आप लोगों के समक्ष। बहुत जल्द हम लोग प्रैक्टिस सेशन की तैयारियां कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को कंटेंट तैयार करके आप लोगों को दिया जाए। कि देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं जो थ्योरी नहीं पढ़ते लेकिन कहते हैं कि साहब हम तो केवल क्वेश्चन के दम पर ही निकाल पाएंगे। लेकिन साथियों ऐसा है कि क्वेश्चन के दम पर कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया। थ्योरी कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से परिपक्व होता है। आप कोशिश करते हैं कि भाई अब हम एग्ज़ाम में बैठने लायक हो गए। केवल आप थ्योरी पढ़ करके चले जाइए फिर भी दिक्कत है, केवल क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए फिर भी दिक्कत है। तो जो पढ़ने का तरीका है उसी को फॉलो कीजिए और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं साथी। टॉपिक रहने वाला है हॉब्स का सामाजिक समझौते पर विचार। हॉब्स का सामाजिक समझौते पर विचार। ठीक है भाई। हम लोगों ने प्राकृतिक अवस्था पर तो देखा ही था, प्राकृतिक अवस्था पर विचार हमने देखा और इसमें हम लोगों ने जाना होगा। देखिए पहला आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए प्राकृतिक अवस्था के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद हम लोग सामाजिक समझौते पर चलेंगे, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था से ही बाहर निकलने के लिए हॉब्स ने कहा कि हमें बाहर निकलने के लिए आपस में एक समझौता कर लेना चाहिए और जो अपने अधिकार और शक्तियाँ हैं एक व्यक्ति या एक समूह को सौंप देनी चाहिए। उससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने उपाय दिया था। तो देखें साथियों किस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था थी, थोड़ा सा हम लोग देखें। हालांकि पिछली सेशन में हम लोग देख चुके हैं। देखिए साथियों, डायग्राम के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्या था। हम लोग जानते हैं कि भैया ये प्राकृतिक अवस्था थी, है ना। ये क्या थी? प्राकृतिक अवस्था। और प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य रह रहा था, ये जो लोग थे, प्राकृतिक अवस्था में जो भैया लोग रह रहे थे, इन लोगों के पास ये क्या थी? प्राकृतिक अवस्था में हम जानते हैं कि ये प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? सत्ता विहीन अवस्था थी। सत्ता विहीन अवस्था को ही इन्होंने क्या कहा था? प्राकृतिक अवस्था कहा था। इसमें क्या था भैया? ये अव्यवस्था की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था क्या थी? हम जानते हैं कि अव्यवस्था की अवस्था थी। अव्यवस्था की अवस्था थी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक अवस्था सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। सबके विरुद्ध सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। इस प्राकृतिक अवस्था में भाई साहब
अधिकार नहीं थे, बल्कि क्या थे, प्राकृतिक कानून थे या प्राकृतिक नियम थे, जो कि 19 प्रकार के इन्होंने बताए थे, है ना। 19 प्रकार के इन्होंने कानून बताए थे, और ये जो सभी कानून थे ये बुद्धिमत्ता पर आधारित थे। किस पर? बुद्धिमत्ता पर आधारित थे, बुद्धिमत्ता पर आधारित थे। ठीक है भैया जी, बुद्धिमत्ता पर आधारित थे, बुद्धिमत्ता पर आधारित, यानी विवेक पर आधारित ये कानून हुआ करते थे। प्राकृतिक अवस्था में कोई सत्ता नहीं थी। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर मत्स्य न्याय था, मत्स्य न्याय था। कोई अधिकार, कोई स्वतंत्रता, कोई समानता, कुछ नहीं, कोई न्याय नहीं, बल्कि क्या था, मत्स्य न्याय। जिसकी लाठी उसकी भैंस का प्रावधान यहाँ पर था साथियों। तो जो बलशाली लोग हुआ करते थे वो निर्बल लोगों का क्या करते थे, शोषण करते थे और उन पर कब्जा कर लिया करते थे, इसलिए यहाँ पर मत्स्य न्याय था। तो प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रह रहे थे, यहाँ पर सत्ताहीन अवस्था थी, अव्यवस्था की अवस्था, मत्स्य न्याय, सबका सबके विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। अधिकार नहीं थे, बल्कि प्राकृतिक कानून थे, प्राकृतिक नियम थे, जो कि बुद्धिमत्ता पर आधारित थे। ठीक है भैया। यहाँ पर क्या था, मानव असहाय, अकेला, दीनहीन, मलिन, पाशविक। यहाँ पर मानव ऐसा था। हम लोग जानते हैं कि मानव जो था, प्राकृतिक अवस्था में जो मानव था, मानव पाशविक, दीनहीन, एकांकी मतलब अकेला, असहाय था। प्राकृतिक अवस्था में जो मानव था वो पाशविक था, दीनहीन, एकांकी और असहाय मानव हुआ करता था। सबके पास बराबर शक्ति, सबके पास बराबर शक्ति हुआ करती थी। और मानव यहाँ पर क्या था, संघर्षरत था, एक दूसरे पर अविश्वास था। यानी मानव में क्या था, मानव में यहाँ पर अविश्वास था। मानव में क्या था भैया, यहाँ पर अविश्वास था। इसी के वजह से मानव क्या था, संघर्षरत था, संघर्षरत। मानव क्या करता था, इसलिए संघर्ष कर रहा था मानव। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इतनी अव्यवस्थाएं थी भाई साहब प्राकृतिक अवस्था में। प्राकृतिक अवस्था ये थी। हॉब्स ने कहा था कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है, इस प्राकृतिक अवस्था से हमें बाहर निकलना चाहिए, और बाहर निकलने के लिए हमें एक आपस में समझौता कर लेना चाहिए। हमें क्या कर लेना चाहिए, आपस में एक समझौता कर लेना चाहिए। अब आते सामाजिक समझौते पर, विचार पर। तो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए जो प्राकृतिक अवस्था में लोग रह रहे हैं, ये सभी लोग क्या कर लें, एक समझौता आपस में कर लें। और समझौता करके क्या करें, समझौता करके कहें कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति, एक समूह को सौंप रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां बिना शर्त के एक व्यक्ति या एक समूह को सौंप दो। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि जो हॉब्स का सामाजिक समझौता था, हॉब्स का सामाजिक समझौता एक पक्षीय था। एक पक्षीय मतलब यहाँ पर केवल व्यक्ति व्यक्ति के बीच यहाँ पर समझौता हुआ, व्यक्ति व्यक्ति के बीच समझौता हुआ। सरकार शासक यानी कि शासक और व्यक्ति के बीच समझौता नहीं हुआ, बल्कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच समझौता हुआ। इसलिए हमने इसे एक पक्षीय समझौता कहा। और जब एक पक्षीय समझौता है, केवल व्यक्ति व्यक्ति के बीच समझौता हुआ है कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां एक व्यक्ति या एक समूह को सौंप रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति एक समूह को सौंप दो। कैसे? बिना शर्त के। जब आप बिना शर्त के किसी को अपने अधिकार और समस्त अधिकार और शक्तियां दे देंगे, तो भाई साहब वो आपकी बात मानेगा क्या? कहना भाई साहब वो हमारी बात क्यों मानेगा? क्योंकि वो आपने बिना शर्त के समझौता किया है ना। यदि शासक से आपने शर्त मनवाई होती कि भैया आपको हमारे अधिकारों का करना है, संरक्षण करना है, समझे, और हमारी दशा का ध्यान रखना है, हमारी स्थिति को सुधारने के लिए काम करना है,
तो उसमें समझौते में होता, शासक से समझौता करना चाहिए था, बल्कि इन्होंने क्या कर लिया, आपस में समझौता करके बिना शर्त के राज्य जो शासक है उसको समस्त शक्तियां प्रदान कर ली। तो शासक कैसा बनेगा, निरंकुश बनेगा। तो यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र की उत्पत्ति हुई। कैसे, यहाँ पर निरंकुश संप्रभु तो हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप इसी समझौते से साथियों राज्य भी बना, नागरिक समाज भी बना और सरकार भी बनी। और इन्हीं तीनों को हॉब्स ने क्या कहा, इन्हीं तीनों को हॉब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी, कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी। तो साथियों जब समझौता बिना शर्त के हुआ था, इसलिए यहाँ पर जो है जो शासक होता वो निरंकुश होता, इसलिए यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र की उत्पत्ति हुई। और जो निरंकुश शासक था उसी को हॉब्स ने लेवियाथन नाम दिया था, उसी को हॉब्स ने लेवियाथन नाम दिया था। जरा एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं सामाजिक समझौते का। देखिए सुनिए साथियों, सामाजिक समझौते का एक डायग्राम बना लें आप लोग। जितना आप लोग डायग्राम के माध्यम से कोई चीज समझेंगे उतनी आप लोगों की खोपड़ी में उतरती चली जाएगी कोई भी चीज है भाई, ठीक है। हाँ जी, देखिए साथी सुनिए, हॉब्स के सामाजिक समझौते में क्या हुआ कि जो इन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने आपस में एक समझौता किया। प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रह रहे थे, जो प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रह रहे थे, ये लोग रह रहे हैं भाई साहब, अरे हाँ या ना, ये लोग रह रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने आपस में समझौता किया, इन्होंने आपस में समझौता किया कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति एक समूह को सौंप रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक समूह को बिना शर्त के सौंप दो। इन्होंने क्या किया, आपस में समझौता किया भाई। इन्होंने क्या किया, आपस में क्या किया, इन्होंने समझौता किया, इन्होंने समझौता किया। और ये जो समझौता था, ये समझौता एक पक्षीय था साथी। क्या समझौता था, एक पक्षीय था। अर्थात ये जो समझौता हुआ व्यक्ति व्यक्ति के बीच हुआ, ये समझौता व्यक्ति व्यक्ति के बीच हुआ, व्यक्ति व्यक्ति के बीच ये समझौता हुआ। और इस समझौते में इन सभी ने क्या किया, समझौता किया। इस समझौते में कहा गया कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक समूह को सौंप रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक समूह को सौंप दो। इन्होंने क्या किया, समझौता करके और आपस में समझौता करके क्या बनाया भाई, इसके समझौते के परिणाम स्वरूप जब बिना शर्त के समझौता हुआ, जब एक पक्षीय समझौता था, व्यक्ति व्यक्ति के बीच हुआ, बिना शर्त के समझौता था, तो हम जानते हैं जब बिना शर्त के समझौता होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, निरंकुश शासक। इसे ही इन्होंने लेवियाथन नाम दिया। क्या कहा, इसे इन्होंने लेवियाथन नाम दिया। इस समझौते के परिणाम स्वरूप साथियों, जब सभी लोगों ने समझौता किया, इस समझौते के परिणाम स्वरूप क्या बना, इस समझौते के परिणाम स्वरूप
समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य भी बना, सरकार भी बनी और नागरिक समाज भी बना। नागरिक समाज भी बना। राज्य, सरकार और नागरिक समाज यहां पर बनाए समझौते के परिणाम स्वरूप। इन्हीं तीनों को होब्स ने क्या कहा? कॉमनवेल्थ की संज्ञा दी। कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी। कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी। तो आपको समझ में आया हॉब्स का सामाजिक समझौता का। हॉब्स के सामाजिक समझौते में कहा गया कि भैया प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने आपस में, जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति रह रहे थे, ये भी क्या है? ये भी व्यक्ति है, व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है ना भैया? इस प्रकार ये भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है, ये भी व्यक्ति है। तो ये आप प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों ने आपस में एक समझौता किया, आपस में एक समझौता किया कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति या एक समूह को सौंप रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी अपने अधिकार और शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति या एक समूह को बिना शर्त के सौंप दो। बिना शर्त के सौंप दो। जब बिना शर्त के किसी एक व्यक्ति को सौंपेंगे कोई भी अधिकार या शक्ति, तो वो कैसा होगा? निरंकुश शासक है, निरंकुश राजतंत्र की उत्पत्ति यहाँ से हुई। इसे ही निरंकुश संप्रभु को या निरंकुश शासक को ही इन्होंने लेवियाथन नाम दिया। तो होब्स का लेवियाथन मतलब जो निरंकुश शासक है वो होब्स का लेवियाथन है। इसी समझौते के परिणाम स्वरूप हम जानते हैं साथियों कि राज्य भी बना, नागरिक समाज भी बना और सरकार भी बनी। इन्हीं तीनों को होब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी है। इन्हीं तीनों को होब्स ने कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान करी। और ये जो समझौता था, समझौता कैसा था? एक पक्षीय था। एक पक्षीय समझौता इनका था। केवल समझौता व्यक्ति के बीच हुआ था। समझौता व्यक्ति और राज्य जो शासक था उसके मध्य नहीं हुआ था। बल्कि साथियों जो लॉक का सामाजिक समझौता आएगा, आगे हम लोग देखेंगे, तो वो जो था वो द्विपक्षीय था। यानी लॉक का जो सामाजिक समझौता होगा, जो लॉक का सामाजिक समझौता होगा वो क्या होगा? वो द्विपक्षीय होगा। वो कैसा होगा मेरे साथी? वो द्विपक्षीय होगा। यानी कि एक तरफ तो व्यक्तियों ने समझौता किया, व्यक्ति प्लस व्यक्ति ने समझौता किया, और जिसके परिणाम स्वरूप के साथियों क्या बनी? जिसके परिणाम स्वरूप राज्य बना। और एक समझौता व्यक्ति टेक्निकल इशू है साथियों, थोड़ी देर रुकिएगा। चलिए, यदि आपको दिखना ही होगा थोड़ी देर से, तो आप लोग अब दिखना शुरू हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू के लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है भैया, जो चीज़ है वो चीज़ वैसे ही रहेगी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो लॉक का सामाजिक समझौता था, लॉक का सामाजिक समझौता द्विपक्षीय है। यहाँ पर व्यक्ति और व्यक्ति, एक तो समझौता हुआ व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समझौता हुआ, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समझौता हुआ। जो कैसा था? जो कि कैसा था? सामाजिक था।
जिसके परिणाम स्वरूप राज्य बना। और एक समझौता जो हुआ, एक समझौता भाई साहब व्यक्तियों के बीच हुआ, और एक समझौता शासक के बीच हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार बनी। तो और ये जो था ये राजनीतिक था, ये सामाजिक था। तो लॉक का जो सामाजिक समझौता है सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों है। तो लॉक के सामाजिक समझौते में और भाई साहब हॉब्स के सामाजिक समझौते में बहुत अंतर है। यहाँ पर निरंकुश संप्रभु या लेवियाथन मिला आपको, निरंकुश शासक, निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश लेवियाथन मिला। वहीं आपको लॉक के सामाजिक समझौते में जो सरकार मिली आपको, सरकार यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति और शासक के बीच जो समझौता हुआ, वो समझौता साथियों जब यहाँ पर व्यक्ति और शासक के बीच समझौता आएगा तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार जब सरकार व्यक्तियों ने बनाई है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगी, व्यक्तियों के ध्यान रखेगी। यहाँ पर सरकार कहीं ना कहीं सीमित होगी साथियों। तो यहाँ पर सरकार कैसे होगी? सीमित। तो लॉक ने सीमित सरकार की बात करी, वही साथियों हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र या निरंकुश शासक जिसे हम लोग लेवियाथन कहते हैं उसकी बात करी। ठीक है भैया, तो ये था हॉब्स का सामाजिक समझौता पर विचार। जरा इसे आप लोग लिख लीजिए भाई। ठीक है भाई, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। लिखें जरा। ये थी आपकी प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था में क्या था वो भी हमने देखा, और आपका सामाजिक समझौते में के रूप में जो प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने समझौता किया उस पर भी हम लोगों ने देखा। तो चलिए इस पर आप लोगों को लिख लीजिए। लिखें भाई, हॉब्स का सामाजिक समझौते पर विचार। इसके साथ ही देखिए हम लोग आज जो टॉपिक है समाप्त करके जाऊंगा मैं, और हॉब्स का चैप्टर, और इसके बाद हम लोग लॉक बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो, 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों, और यहाँ से ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाए साथियों। और सामाजिक समझौते से तो पूछा ही जाता है, प्राकृतिक अवस्था से पूछा जाता है भाई साहब, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, और रूसो की प्राकृतिक अवस्था, हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था, लॉक की प्राकृतिक अवस्था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। समझौते से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों के तीनों समझौते से साथियों। ठीक है, और इनकी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं कई बार। ये तीनों चैप्टर इतने वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ऐसे ही प्लेटो, अरस्तु हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझिए मेरे बात को आप लोग। और कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जेएस मिल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। समझे? तो आप लोग क्या करें, बेहतर ढंग से तैयारी करते रहें साथियों, जुड़े रहें बस लगातार। और बहुत जल्द मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासें लेकर के आ रहा हूँ, चिंता नहीं कीजिए। टॉपिक वाइज आप लोग अध्ययन करेंगे। जो टॉपिक आप लोगों के पूछे जाते रहे हैं एग्ज़ाम में, या जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, वो हम लोग चाहें हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से शुरू करेंगे, संविधान के ऐतिहासिक विकास से शुरुआत करेंगे, और जैसे ही वो समाप्त हो जाएगा उसके बाद उसके प्रश्न आपको लगवा देंगे। उसके बाद आप लोग विदेशी स्रोत हो गए, संविधान की विशेषताएं हो गई, है ना, अनुसूचियाँ हो गई, प्रस्तावना हो गई, उसके बाद भाग 1 है, 2 है, मौलिक अधिकार हैं, फिर उसके बाद राज्य के नीति निश्चित तत्व हैं, संघीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है ना, ये सभी हम लोग देखते चलेंगे। चाहे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है ना, संसद है, राज्य का विधानमंडल है, ये सभी हम लोग बातें करते चलेंगे। चाहे सुप्रीम कोर्ट है, पंचायती राज व्यवस्था, ये जो टॉपिक हैं साथियों, इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आपको बहुत बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। चाहे वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता रही हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब साथियों लोकतंत्र की वो तो पूर्व शर्त है, पहली शर्त है लोकतंत्र की। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी ही होगी। यदि लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं है तो आप साथियों ऐसा समझ लीजिएगा कि सरकार के खिलाफ, सरकार आप लोग सरकार के खिलाफ सा नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं? सरकार के खिलाफ आप सा नहीं बोल सकते, सरकार तो बहुत बड़ी बात है, सा नहीं बोल सकते अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता ना हो तो।
लेकिन है क्या कि कुछ वर्तमान समय में हम लोग कुछ डिसीजन ऐसे देख रहे हैं कि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करने के प्रयास भी कर रही है तो कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है और उन जजों का क्या क्या करा देता है, ट्रांसफ़र ये लोग करा देते हैं। लेकिन साथियों, न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका होने के कई प्रावधान यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे और हम लोग इतना भी देखते हुए चलेंगे साथियों, सब बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। और चाहे वो जजों की नियुक्ति का प्रावधान हो, चाहे कॉलेजियम की व्यवस्थाएं रही हों, चाहे इनसे संबंधित केस रहे हों, है ना, न्यायाधीशों का चाहे पहला मामला रहा हो, दूसरा मामला रहा हो, चाहे जो विवाद चले वो रहे हों, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा आपको। और लगभग मैं आपसे बताता हूँ कि मैं आपसे बताऊं साथियों कि लगभग आपको 1 अप्रैल के आसपास आपको क्लासें दिखाई देंगी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से आपको क्लासें दिखाई देंगी। 4 से 5 दिन में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम लोग समाप्त करेंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास आपको डेली मिला करेगी संविधान की। जहाँ जहाँ डीपली जाने की आवश्यकता है वहाँ हम लोग डीपली भी जाएंगे, है ना, और जहाँ केवल बेसिक से काम चल जाएगा तो बेसिक पर भी हम लोग बात करेंगे। और वो जो बैच होगा आपका, वो भारत के सभी एग्ज़ाम के लिए आपका बैच होगा। भारत के किसी भी एग्ज़ाम में आप लोग बैठ जाइए, संविधान से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। पूरी संभावना हम लोग लेकर के चलेंगे, चाहे वो फैक्चुअल हो चाहे कॉन्सेप्चुअल हो भाई साहब, चाहे फैक्चुअल डाटा हो चाहे कॉन्सेप्चुअल डाटा हो, हम लोग पूरा लेकर के चलेंगे, जिससे कि आप लोग धैर्य बना करके अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है भाई, तो चलिए भाई जरा इसे लिखें, हॉब्स का सामाजिक समझौते पर विचार। देखिए, प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए हॉब्स ने सुझाव दिया कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौता किया। यह समझौता एक पक्षीय था। यह समझौता क्या था? एक पक्षीय था। समझौते के दौरान एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि जिस प्रकार मैं अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक समूह को सौंप रहा हूं, उसी प्रकार तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां किसी एक व्यक्ति या एक समूह को बिना शर्त के सौंप दो। बिना शर्त के सौंप दो। इसी समझौते के परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप राज्य भी बना, सरकार भी बनी और नागरिक समाज भी बना, और नागरिक समाज भी बना। हॉब्स ने इन तीनों को कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान की है। हॉब्स ने इन तीनों को कॉमनवेल्थ की संज्ञा प्रदान की है। चूंकि हॉब्स का समझौता एक पक्षीय था, चूंकि हॉब्स का समझौता एक पक्षीय था, इसीलिए चूंकि हॉब्स का सामाजिक समझौता एक पक्षीय था, इसलिए 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 समझौते के परिणाम स्वरूप निरंकुश राजा या शासक, निरंकुश राजा या शासक, कौमा निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, जिसे हॉब्स ने लेवियाथन नाम दिया, जिसे हॉब्स ने लेवियाथन नाम दिया, इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई। ये है भाई सामाजिक समझौते पर विचार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। राज्य या नागरिक समाज पर हम लोग विचार देखते हैं। ठीक है भैया, हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। हम जानते हैं साथियों कि हॉब्स के अनुसार राज्य या जो नागरिक समाज का जो जन्म हुआ वो हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता था, हम जानते हैं साथियों कि वह एक पक्षीय था, एक पक्षीय था, अर्थात व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ था। समझौते में शासक कहीं भी शामिल नहीं था। हम जानते हैं समझौते में शासक शामिल नहीं था। जब समझौते में शासक शामिल नहीं था, इसलिए साथियों निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजा, निरंकुश शासक, जैसे हम लोग लेवियाथन कहते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी साथियों। और हॉब्स तो कहते हैं, हॉब्स तो साथियों असीमित संप्रभुता के समर्थक माने जाते हैं। इसलिए हॉब्स के निरंकुश राजतंत्र की जो उत्पत्ति हुई, जो लेवियाथन की उत्पत्ति हुई, वो सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुई। और सामाजिक समझौते में साथियों हम जानते हैं हॉब्स के कि ये व्यक्तियों के बीच हुआ था, इसमें शासक शामिल कहीं भी नहीं था। इसलिए शासक क्या है? शासक निरंकुश है। शासक लेवियाथन मतलब निरंकुश जो शासक है वही उसको लेवियाथन नाम दिया इन्होंने। तो शासक क्या है? निरंकुश है, निरंकुश राजा है। तो ये शर्तों के साथ बंधा
नहीं है साथियों। हॉब्स का एक प्रसिद्ध कथन है। हॉब्स कहते हैं कि संप्रभु अदेय अहस्तांतरणीय असीमित है। तो जो संप्रभु है असीमित, अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। हॉब्स कहते हैं कि संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर है। संप्रभु मतलब जो लेवियाथन है इसका, कि हॉब्स कहते हैं संप्रभु सभी कानूनों से ऊपर है, सभी लोग इसकी आज्ञा का पालन करेंगे, सभी इसकी आज्ञा का पालन करेंगे। संप्रभु सुरक्षा करेगा, न्याय करेगा, शांति व्यवस्था बनाए रखेगा, कर लगाएगा, मुद्रा चलाएगा। संप्रभु किसी को दंड भी दे सकता है। हॉब्स ने तो इतना तक कह दिया कि जो चर्च है, चर्च भी राज्य के अधीन होगा, चर्च भी राज्य के अधीन होगा। हॉब्स कहते हैं कि संप्रभु क्या है, संप्रभु पूर्ण शक्तिशाली है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों अपवाद स्वरूप एक ऐसी स्थिति है जिसमें इस संप्रभु का विरोध किया जा सकता है, और वो है आत्मरक्षा। यानी कि आत्मरक्षा के, यदि आत्मरक्षा पर बात आ जाए तो आप लोग इसका संप्रभु का विरोध कर सकते हैं। यानी कि यदि जो राजा है, जो निरंकुश राजा है, यदि वह प्रजा के प्राणों की रक्षा ना कर सके या फिर प्रजा के प्राणों को स्वयं लेना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में प्रजा उसका विरोध कर सकती है। किसका? संप्रभु का। प्रजा उसका विरोध कर सकती है साथियों। हॉब्स कहता है कि सामाजिक समझौते का अधिकार, सामाजिक समझौते का समझौता, सामाजिक जो समझौता है, जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, वह आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है, वह आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है, वह आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है। तो हॉब्स क्या कहता है? हॉब्स ने कहा कि संप्रभु निसंदेह शक्तिशाली है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों अपवाद स्वरूप एक ऐसी स्थिति है जिसमें इसका विरोध किया जा सकता है, वह है आत्मरक्षा। यानी कि यदि राजा प्रजा के प्राणों की रक्षा ना कर सके या फिर प्रजा के प्राणों को स्वयं लेना शुरू कर दे, तो इस आधार पर प्रजा राजा का विरोध कर सकती है, शासक का विरोध कर सकती है। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है। जैसे ही साथियों इन्होंने आत्मरक्षा की बात करी, सरकार जो शासक है शासक के विरोध की बात करी, वैसे ही इन्होंने व्यक्तिवाद का विचार दे दिया साथियों, और व्यक्तिवाद का विचार दे दिया और राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य माना। इन्होंने व्यक्ति को साध्य माना, व्यक्तिवाद का विचार दे दिया साथियों। हॉब्स को व्यक्तिवाद का जनक नहीं कहा जा सकता, कहीं नहीं कहा जाता, क्योंकि हर स्तर पर राज्य का विरोध संभव नहीं है, इन्होंने बताया। तो हॉब्स ने व्यक्तिवाद का विचार दिया आत्मरक्षा के अधिकार की बात करके, कि यदि एक तरफ तो राजा का विरोध सरकार, जो जनता है वो कर ही नहीं रही थी, वो सब कुछ उसके अधीन था, लेकिन अंत में कहा कि व्यक्ति राजा का विरोध कर सकते हैं आत्मरक्षा के अधिकार, आत्मरक्षा के बलबूते पर, आत्मरक्षा के आधार पर। तो ऐसी बात करके इन्होंने राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य माना और व्यक्तिवाद का इन्होंने विचार दे दिया, व्यक्तिवाद का विचार दे दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो चलिए ऐसा भी लिख लीजिए आप लोग, ऐसा भी लिख लीजिए साथी मेरे, ठीक है। हॉब्स के अनुसार राज्य या नागरिक समाज का जन्म, राज्य या नागरिक समाज का जन्म सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ। अतः यह समझौता एक पक्षीय है। यह समझौता क्या है? एक पक्षीय है।
इस समझौते में शासक शामिल नहीं है। इस समझौते में शासक शामिल नहीं है। शासक किसी भी शर्त के साथ नहीं बंधा हुआ है। शासक किसी भी शर्त के साथ नहीं बंधा हुआ है। इसीलिए हॉब्स ने निरंकुश राजा या संप्रभु को लेवियाथन नाम दिया। लेवियाथन नाम दिया है। हॉब्स असीमित संप्रभुता के समर्थक माने जाते हैं। हॉब्स असीमित संप्रभुता के समर्थक माने जाते हैं। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, संप्रभु असीमित, संप्रभु असीमित, अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। संप्रभु असीमित, अदेय एवं अहस्तांतरणीय है। हॉब्स कहता है कि संप्रभु सुरक्षा, शांति व्यवस्था तथा न्याय, सुरक्षा, शांति व्यवस्था तथा न्याय, इन सभी कार्यों के साथ साथ संप्रभु कर लगाएगा, मुद्रा चलाएगा। संप्रभु कर लगाएगा, मुद्रा चलाएगा, किसी को दंड भी दे सकता है, किसी को दंड भी दे सकता है, तथा हॉब्स ने धर्म को भी यानी चर्च को, धर्म को भी राज्य के अधीन कर दिया। राज्य के अधीन कर दिया। हॉब्स के अनुसार संप्रभु पूर्ण शक्तिशाली है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। हॉब्स के अनुसार संप्रभु पूर्ण शक्तिशाली है, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन अपवाद स्वरूप एक स्थिति में इसका विरोध किया जा सकता है। इसका विरोध किया जा सकता है, वह है आत्मरक्षा। वह है आत्मरक्षा। अर्थात यदि राजा प्रजा के प्राणों की रक्षा न कर सके या उसके प्राणों को स्वयं लेना शुरू कर दे, तो ऐसी स्थिति में प्रजा राजा का विरोध कर सकती है। राजा का विरोध कर सकती है। आगे लिखें, हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है। आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है। आत्मरक्षा का अधिकार चाहता है। ठीक है भाई। तो ये क्या है? ये है अपना हॉब्स का राज्य या नागरिक समाज पर विचार। आइए साथियों, अब हम लोग देखते हैं हॉब्स का व्यक्ति तथा राज्य के बीच संबंध क्या था। हॉब्स का
हॉब्स का व्यक्ति तथा राज्य के मध्य संबंध पर विचार किया था। व्यक्ति तथा राज्य के संबंध पर क्या विचार था। हम जानते हैं साथियों कि हॉब्स के सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप, जो हॉब्स का सामाजिक समझौता था एक पक्षीय था, राजा किसी भी शर्त में बंधा नहीं था। और सामाजिक समझौते में हम जानते हैं कि जो राजा है वो शासक है वो शामिल नहीं है। इसलिए जो राजा बना, राजा क्या था? पूर्ण शक्तिशाली था। पूर्ण शक्तिशाली था, निरंकुश था। जो निरंकुश शासक था, इसी को हॉब्स ने क्या नाम दिया? लेवियाथन नाम दिया। हॉब्स जो माने जाते हैं असीमित संप्रभुता के समर्थक माने जाते हैं। हम जानते हैं कि हॉब्स ने कहा था संप्रभु जो है वो असीमित, अदय एवं स्थानांतरणीय है। ये कहते हैं कि संप्रभु जो है, जो राजा है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। इसका विरोध नहीं किया जा सकता, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन वह पूर्ण शक्तिशाली है। वह राजा, जो शासक है, जो संप्रभु है, वह मुद्रा चलाएगा, कर लगाएगा, दंड दे सकता है, शांति व्यवस्था, न्याय आदि सभी काम करेगा। यहां तक हॉब्स ने साथियों कहा कि भैया जो राजा है वह साथियों जो राज्य है, राज्य के अधीन क्या होगा? राज्य के अधीन चर्च होगा, यानी धर्म होगा। यानी धर्म को भी इन्होंने राज्य के अधीन कर दिया। इन्होंने चर्च को भी राज्य का अधीन करा, धर्म को भी राज्य का अधीन करा। इन्होंने कहा कि निसंदेह राज्य, जो राजा है, जो शासक है, जो संप्रभु है, वह निसंकोच पूर्ण शक्तिशाली है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन अपवाद स्वरूप एक स्थिति में इसका विरोध किया जा सकता है, वह है आत्मरक्षा। वह है आत्मरक्षा। यदि शासक प्रजा के प्राणों की रक्षा न कर सके या उसके प्राणों को स्वयं लेना शुरू कर दे, तो इस आधार पर प्रजा राजा का विरोध कर सकती है, शासक का विरोध कर सकती है। इतनी बात कहते साथियों, इतनी बात कहते, यानी कि आत्मरक्षा के आधार पर प्रजा शासक का विरोध कर सकती है। यानी विरोध की बात कहते ही इन्होंने व्यक्ति को साध्य मान लिया और राज्य को साधन के रूप में माना, और साथ ही इन्होंने व्यक्तिवाद का विचार दे दिया। हॉब्स को व्यक्तिवाद का जनक नहीं कहा जाता, वो लोक को कहा जाता है। इन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि राज्य का हर स्तर पर विरोध नहीं किया जा सकता, है ना, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाद का जनक नहीं कहा जाता साथियों। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो साथ ही इन्होंने व्यक्तिवाद का विचार दे दिया अंत में जाते जाते। इसलिए सेवाइन कहते हैं, सेवाइन ने कहा कि हॉब्स के राजनीतिक विचारों को सबसे महान एवं क्रांतिकारी बनाने वाला उसका विचार व्यक्तिवाद है। यानी सेवाइन ने कहा कि हॉब्स को सबसे महान, हॉब्स के राजनीतिक विचारों में सबसे महान बनाने वाला उसका जो विचार है वो व्यक्तिवाद ही है, सेवाइन कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये बात है भाई, जरा इसे भी लिखें, यद्यपि हॉब्स ने अपने संप्रभु के बारे में कहा कि संप्रभु का विरोध नहीं किया जा सकता, वह सभी कानूनों से ऊपर है, संप्रभु पूर्ण शक्तिशाली है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक स्थिति में इसका विरोध किया जा सकता है, वह है आत्मरक्षा। विरोध शब्द का प्रयोग करते ही
विरोध शब्द का प्रयोग करते ही हॉब्स ने राज्य को साधन तथा व्यक्ति को साध्य माना और व्यक्तिवाद का विचार दे दिया। और व्यक्तिवाद का विचार दे दिया। हॉब्स को व्यक्तिवाद का जनक नहीं कहा जाता क्योंकि हर स्तर पर राज्य का विरोध संभव नहीं है। लिखिए आगे लिखें। सेवाइन का कथन है, सेवाइन कहते हैं कि हॉब्स के राजनीतिक विचारों को सबसे महान एवं क्रांतिकारी बनाने वाला उसका विचार व्यक्तिवाद है। लिखिए हॉब्स को सबसे महान यानी कि हॉब्स के राजनीतिक विचारों को, चलिए मैं ही लिख देता हूं। सेवाइन का कथन है, सेवाइन कहते हैं भाई कि हॉब्स को यानी कि हॉब्स के राजनीतिक विचारों को सबसे महान तथा क्रांतिकारी बनाने वाला उसका विचार व्यक्तिवाद है। ये कहते हैं भाई सेवाइन कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हॉब्स से संबंधित भाई साहब और भी कथन हैं, हम लोग उन पर भी बात करते हुए चलेंगे। ठीक है भैया। वहीं सेवाइन का एक और कथन है, जरा इसे हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। वहीं सेवाइन का भाई एक और कथन है, कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी विचारकों को जन्म दिया उसमें से हॉब्स सर्वश्रेष्ठ है। ये कहते हैं सेवाइन कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी विचारकों को जन्म दिया हॉब्स उन सब में सर्वश्रेष्ठ है। जन्म दिया उसमें से हॉब्स सर्वश्रेष्ठ है। ये सेवाइन कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी
जितने भी विचारकों को जन्म दिया उसमें से हॉब्स क्या है, हॉब्स सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, हॉब्स सर्वश्रेष्ठ है। हॉब्स का एक प्रसिद्ध कथन है कि शब्द विद्वानों के लिए गिन्नियां हैं और मूर्खों के लिए आभूषण। हॉब्स का कथन है ये। हॉब्स का कथन है कि शब्द विद्वानों के लिए गिन्नियां हैं और मूर्खों के लिए आभूषण हैं, और मूर्खों के लिए आभूषण है। यानी कि हॉब्स कहते हैं कि शब्द जो शब्द हैं, कहते हैं ना शब्दों से खेल जाना, और शब्दों से खेल जाओगे तो लेकिन भाई साहब मूर्ख आदमी नहीं समझ पाएगा शब्द है क्या। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति हैं, शब्द विद्वानों के लिए क्या है, गिन्नियां हैं। विद्वानों के लिए गिन्नियां मतलब निरर्थक हैं, उन्हें वो क्या है, वो आसानी से समझ जाते हैं। शब्द विद्वानों के लिए गिन्नियां हैं, आसानी से समझ जाते हैं वो लोग। और मूर्खों के लिए क्या है, आभूषण है, बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो शब्द विद्वानों के लिए गिन्नियां हैं और मूर्खों के लिए आभूषण। हॉब्स का एक और कथन है कि तलवार के बिना समझौता निरे शब्द है। तलवार के बिना समझौता निरे शब्द है। हॉब्स तलवार के बिना समझौता निरे शब्द है। निरे शब्द है। तलवार के बिना समझौता निरे शब्द है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तलवार का मतलब होता है शक्ति, यानी कि तलवार का मतलब है यहां पर शक्ति। निरे मतलब निरर्थक, यानी कि शक्ति के बिना समझौता निरर्थक है। इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, कहते हैं तलवार के बिना समझौता निरे शब्द है, या शक्ति के बिना समझौता निरर्थक है, ऐसे भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ये हॉब्स का है। 2 हॉब्स के हो गए अपना, सेवाइन के 2 हो गए, समझे। आगे कुछ और भी हैं, देखते हैं हम लोग साथियों की। एक है भैया मैक्सी। हॉब्स कहता है कि मैक्सी कहते हैं हॉब्स के बारे में कि हॉब्स अंग्रेजी विचारकों में सबसे महान राजनीतिक विचारक है, जिसका नाम तब तक अमर रहेगा जब तक राजनीति के बारे में लोग चिंतन करेंगे। यानी कि हॉब्स अंग्रेजी विचारकों में सबसे महान राजनीतिक विचारक है। देखिए हॉब्स के बारे में मैक्सी कहते हैं। मैक्सी का कथन है मैक्सी कहते हैं कि हॉब्स अंग्रेजी विचारकों में सबसे महान विचारक है। कि अंग्रेजी विचारकों में क्या है, अंग्रेजी विचारकों में सबसे महान राजनीतिक विचारक है।
इसका नाम तब तक रहेगा जब तक लोग राजनीति के विषय में चिंतन करेंगे। लिखें, अंग्रेजी विचारकों में हॉब्स सबसे महान विचारक है। इसका नाम तब तक रहेगा जब तक लोग राजनीति के विषय में चिंतन करेंगे। तो अंग्रेजी विचारकों में हॉब्स सबसे महान विचारक है, सबसे महान राजनीतिक विचारक है, सबसे महान राजनीतिक विचारक है, जिसका नाम तब तक रहेगा जब तक कि लोग राजनीतिक विषय में चिंतन करेंगे। ये कहता है। एक है गूच। गूच का पूछ लेता है। गूच कहता है कि लेवियाथन जो है, लेवियाथन के बारे में कहता है, लेवियाथन अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। गूच कहता है कि लेवियाथन अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। गूच कहता है लेवियाथन जो है, लेवियाथन अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। लेवियाथन अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। अति मानवीय आकार का पुलिसमैन। ठीक है भैया। वही मार्क्स कहते हैं, मार्क्स ने कहा कि हॉब्स हम सब का पिता है। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स ने कहा, लिखिए, मार्क्स का कथन है कि हॉब्स हम सब का पिता है। अच्छा जी, ये भैया हॉब्स क्या है? हम सब का पिता है। कौन कहते हैं? मार्क्स कहते हैं हॉब्स के बारे में। हॉब्स हम सब का पिता है। आगे लिखें, हॉब्स के बहुत बड़े एक साथियों आलोचक रहे हैं जिनका नाम था क्लेरेंडन। क्लेरेंडन ने साथियों हॉब्स की आलोचना करी, और हॉब्स की आलोचना जो लेवियाथन था, हॉब्स की लेवियाथन की आलोचना करी। उन्होंने कहा कि ये जो पुस्तक है ये धर्म विरोधी है, ये धर्म विरोधी है, ये निरंकुश है। ये क्या है? धर्म विरोधी है, निरंकुश है। इसमें पोप लीला क्या है? षड्यंत्र है। पोप लीला का षड्यंत्र है। यह पुस्तक राजद्रोहात्मक है, राजद्रोहात्मक है। तो इसकी क्या करी है? आलोचना करी है। और आलोचना करते हुए साथ ही उन्होंने 1683 ईस्वी में हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को जलाया था। किसने? क्लेरेंडन ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया, या हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को किसने जलाया? तो क्लेरेंडन ने जलाया था 1683 ईस्वी में। ठीक है भैया, 1683 ईस्वी में इसकी पुस्तक को जलाया। आगे लिख लीजिएगा कि हॉब्स की आलोचना करते हुए क्लेरेंडन ने
1683 ईस्वी में क्लेरेंडन ने 1683 ईस्वी में हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को जलाया था। हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को जलाया था। एक थे साथी काउली जो थे काउली जैसा कि हम जानते हैं कि हॉब्स के निरंकुश विचारों के कारण ही इसे मासाम्बरी का दैत्य कहा जाता है। लेकिन मासाम्बरी का दैत्य इसे कहा किसने? तो उनका नाम था साथियों काउली। आगे लिखें, काउली ने हॉब्स के निरंकुश विचार होने के कारण उसे मासाम्बरी का दैत्य कहा है, क्योंकि हॉब्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के मासाम्बरी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। तो मासाम्बरी का दैत्य कहा जाता है। ये था साथियों हॉब्स का अपना चैप्टर, और हम लोगों ने देखा कि इसमें सेवाइन के विचार देखे। सेवाइन का कौन कौन से कथन थे हम लोगों ने देखा। सेवाइन का एक तो यही है कि अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी विचारकों को जन्म दिया उसमें से हॉब्स सर्वश्रेष्ठ है। हॉब्स सर्वश्रेष्ठ है। एक और है कि सेवाइन कहते हैं कि हॉब्स के सभी राजनीतिक विचारों में उसे महान एवं क्रांतिकारी बनाने वाला विचार उसका व्यक्तिवाद है। ये भी सेवाइन का ही था साथियों। एक है गूच कहते हैं लेवियाथन अति मानवीय आकार का पुलिसमैन है। हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है, हॉब्स कहते हैं कि शब्द विद्वानों के लिए गिन्नियां हैं और मूर्खों के लिए आभूषण। हॉब्स कहते हैं तलवार के बिना समझौता अधूरे शब्द है, यानी शक्ति के बिना समझौता निरर्थक है। मैक्सी कहते हैं अंग्रेजी विचारकों में हॉब्स सबसे महान राजनीतिक विचारक है। इसका नाम तब तक रहेगा जब तक कि लोग राजनीति के विषय में चिंतन करेंगे। वही मार्क्स ने इसको क्या कहा? हम सबका पिता कहा है। क्लेरेंडन ने इसकी पुस्तक को जला दिया। ठीक है भैया, आलोचना करते हुए। एक व्यक्ति थे साथियों, उनका नाम था ब्रैम हिल नाम था उनका। उन्होंने हॉब्स के सिद्धांत को कुत्ते का तमाशा कहा था साथियों। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि हॉब्स के सिद्धांत को कुत्ते का तमाशा किसने कहा? तो ब्रैम हिल ने कहा था। तो ये सब बातें, कुछ फैक्ट भी थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी थे। हम लोगों ने हॉब्स का चैप्टर ही क्या कर दिया साथियों? समाप्त कर दिया है। ठीक है भाई। तो ये जो कथन है ये ऐसे नहीं पूछे गए भैया, ये सवाल एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अंग्रेजी भाषा भाषियों ने जितने भी विचारकों को जन्म दिया उसमें हॉब्स सर्वश्रेष्ठ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। गूच का पूछा गया, और तलवार के बिना समझौता ये भी पूछा गया। है ना? तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब भी तो हम लोगों ने आपको लिखवाए हैं। तो ठीक है, जब तक के आप सभी लोगों से विदा। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तो साथियों बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, नमस्कार।